कहानी की शुरुआत में चैन, किंगकिंग और मारिया नाम के 3 लड़के मिलकर स्कूल में आए एक नए लड़के को जिसका नाम साकामोटो है उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि साकामोटो ने कुछ ही दिन में सबका अटेंशन हासिल कर लिया है। वो जो भी करता है एकदम स्टाइलिश और बहुत बढ़िया तरीके से करता है। अतः जलन के मारे चैन गैंग उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। एक दिन फिर वो लोग क्लास के दरवाजे में डस्टर फिक्स कर देते हैं ताकि जब वो अंदर आए तो डस्टर उसके ऊपर गिर जाए। क्लास के कुछ बच्चे ऐसा नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। लेकिन जब साकामोटो अंदर आता है तो वह उसके ऊपर गिरते हुए डस्टर को स्टाइलिश रूप से पकड़ लेता है। यह देखकर बाकी बच्चे उसे चीयर करने लगते हैं। जब साकामोटो टॉयलेट जाता है तब वही चैन ग्रुप बाहर से उस पे पानी डाल देते हैं। लेकिन जब साकामोटो टॉयलेट से बाहर आता है तब उसके हाथ में अम्ब्रेला होता है, जिससे यह पता चलता है उसकी ये साजिश से उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जब वो क्लास वापस आता है तब वो देखता है कि उसके डेस्क उसके जगह पर नहीं था। उसके बाकी क्लासमेट्स उसे अपनी जगह पर बैठने का ऑफर देते हैं। तब साकामोटो खिड़की पर स्टाइलिश तरीके से बैठकर पढ़ने लगता है। चैन ग्रुप अपने नाकामी पर बहुत ही हताश हो जाते हैं और आगे और भी खतरनाक प्लान बनाते हैं। उसे झूठ कहकर साइंस रूम में बुलाया जाता है, जहां चैन गैंग उसे पकड़कर बांध देते हैं और उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सिगरेट से रूम में आग लग जाती है और वो डर जाते हैं और रूम से बाहर निकलना चाहते हैं, पर दरवाजा भी ब्लॉक हो जाता है। सभी बहुत घबरा जाते हैं पर साकामोटो नहीं, वो चुपचाप बैठा है। फिर वो थोड़ी देर बाद उठता है, आग के चारों तरफ उछलने लगता है। ग्रुप को ऐसा लगता है कि वो आग को बढ़ने से रोक रहा है, जिसके कारण वो भी ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन साकामोटो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि नीचे बैठे टीचर को पैरों की आवाज सुनाई दे। वो इस एक्सीडेंट का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और वहां से चल जाता है। इसके बाद इस ग्रुप के साकामोटो के प्रति जो विचार था वो बदल जाता है। अगले दिन सेरा क्लास के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मैगजीन में छपी अपनी फोटो दिखाता है, लेकिन लड़कियों को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो नोटिस करता है कि उनका ध्यान केवल साकामोटो पर है। इस पे वो गुस्सा हो जाता है और साकामोटो को शर्मिंदा करने को सोचता है। क्लास के दौरान जब साकामोटो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जब खड़ा होता है तब सेरा उसका चेयर खींच लेता है, लेकिन साकामोटो गिरता नहीं है, बल्कि उसी पोजीशन में खुद को टिका लेता है। पीटी क्लास के दौरान भी सेरा बॉल से काफी उस पे अटैक करता है, लेकिन वो उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। अचानक क्लास में एक बड़ी मधुमक्खी आ जाती है और उसे देख सभी घबरा जाते हैं। सेरा को लगता है कि अब हीरो बनने के यही एक मौका है और वह मधुमक्खी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लड़कियां घबराकर क्लास से बाहर भागने लगती हैं और कमरे को बाहर से बंद कर देती हैं, जिसके कारण सभी लड़के अंदर ही फंस जाते हैं। उधर टीचर कहते हैं कि मधुमक्खी कालो चीजों पर आकर्षित होती है, इसीलिए सभी अपने यूनिफॉर्म उतार दो। तो सभी बच्चे अपने यूनिफॉर्म उतारने लगते हैं। सेरा मधुमक्खी पर हमला करता है पर चूक जाता है, जिसकी वजह से मधुमक्खी सेरा के पीछे पड़ जाती है। मधुमक्खी उस पे हमला करने ही वाली होती है, तभी साकामोटो रोक लेता है और वह मधुमक्खी से लड़ाई कर उसे पकड़ लेता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसे देखकर सारा क्लास चीयर करने लगता है। बाहर पार्क में साकामोटो नोटिस करता है कि कोबाटा को कुछ लड़के प्रोटेक्शन मनी के लिए परेशान कर रहे हैं। जब साकामोटो उसके पास जाता है तो वह उससे मदद मांगता है। साथ ही वो कहता है कि वह घर से झूठ बोलकर पैसे लाता है और इन्हें देता है। तो साकामोटो इसका एक उपाय सोचता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं, जहाँ साकामोटो को काउंटर पे काम मिल जाता है तो वहीं कोबाटा को सफाई करने में काम मिलता है। साकामोटो के अट्रैक्टिव स्वभाव के कारण रेस्टोरेंट में लड़कियों की लाइन लग जाती है। दिन खत्म होने पर कोबाटा को भी अपना काम अच्छा लगने लगता है। अगले दिन वो दोनों बदमाश उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहां वो कोबाटा को देखकर परेशान करने लगते हैं और उसे पार्क में मिलने को कहते हैं। बाद में जाकर कोबाटा फिर उन लोगों को पैसे दे ही रहा था। अचानक उसका माइंड बदल जाता है और वो उन्हें पैसे नहीं देता है, जिसकी वजह से वो लोग उसे पीटने लगते हैं। लेकिन कोबाटा हार नहीं मानता। उसी वक्त साकामोटो वहां आ जाता है और उन लोगों को अच्छा सबक सिखाता है। फिर वो कोबाटा को भी अपना बदला लेने को कहता है। अंत में वो बदमाश वहां से भाग जाते हैं और कोबाटा को भी उनसे छुटकारा मिलता है। क्लास में लड़की ऐना के लिए क्रेजी हैं, पर वो साकामोटो को पसंद करती है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो साकामोटो को और क्लोज जाएगी।
जाएगी। वो बहुत तरकीब अपनाती है पर साकामोटो उसकी किसी भी जाल में नहीं फंसता। वो उसके साथ कोकेरी गेम खेलना चाहती है लेकिन तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आ जाती है और वो उसके साथ गेम खेलने की बात करती है। ऐना को उसके बीच में टांग अड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे लगता है कि ये लड़कियाँ इसके प्लान को बर्बाद करने आई हैं। तभी साकामोटो कहता है तुम लोग आपस में खेलो, मैं यहाँ बैठकर देखूंगा। यह एक प्रकार का जादुई गेम था। गेम के दौरान गलती से उससे कॉइन नीचे गिर जाता है जिसके कारण गेम की आत्मा साकामोटो को अपने बस में कर लेती है। लड़कियां उस आत्मा को साकामोटो के शरीर से छोड़ने की प्रार्थना करने लगती हैं। इस पे वो आत्मा कहती है कि वो लोग उसके लिए एक सीक्रेट आर्च बनाए। फिर वह साकामोटो को शरीर को लेकर जंगल में जाएगी। अब लड़कियां मिलकर आर्च बनाने लगती है। आर्च बनाने के बाद साकामोटो को शरीर से निकल जाती है। वो लड़कियां अब राहत महसूस करती हैं और वो दोस्त बन जाती है। हमें बाद में पता चलता है कि साकामोटो वास्तव में एक्टिंग कर रहा था ताकि लड़कियां आपस में मिलकर रहें। सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट की रैगिंग करते हैं। वो उनसे काम करवाते हैं और अपने खाने की चीज़ मंगवाते हैं। उनमें से एक साकामोटो से भी काम करवाता है। जब उसकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सीटी बजाकर साकामोटो को बुला लेता है। साकामोटो भी जल्दी से आ जाता है और उसकी सेवा करता है। कोबाटा उसे कहता है कि वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे साकामोटो कहता है हमें अपने सीनियर की बात माननी चाहिए। उन सीनियर में से एक जिसका नाम मुरियामा है, उसका इतने से मन नहीं भरता। वो बार बार अपने छोटे छोटे कामों के लिए साकामोटो को बुलाने लगता है और साकामोटो भी उसका काम बिना हिचक के कर देता है। वो उसके जूते साफ करता है, उसे मसाज कर देता है, उसका सेव करता है, यहाँ तक कि उसके नाखून भी साफ कर देता है। मुरियामा को इससे भी मन नहीं मानता है। साकामोटो से कहता है कि मुझे बार बार बुलाकर काम कराना अच्छा नहीं लगता है। एक काम करो, तुम अपनी इच्छा से मेरी सेवा करो। इसके बाद साकामोटो हर जगह उसकी सेवा करने में लग जाता है जिससे मुरियामा परेशान हो जाता है। साथ ही साकामोटो अजीब से व्यवहार से घबराने लगता है और उससे छिपने लगता है, पर उसके छिपने के बावजूद भी साकामोटो उसको ढूंढ लेता है और उसकी सेवा करने लगता है। अंत में मुरियामा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दूसरों से काम ना कराकर अपना खुद काम करने लगता है। अब साकामोटो कोबाटा के घर आता है उसकी पढ़ाई में मदद करने। तो उसने कोबाटा की माँ के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट लाया था। उसी दिन से कोबाटा की माँ साकामोटो को प्यार में पड़ गई। कोबाटा की माँ को पता चल गया था कि साकामोटो कहीं घर में ही छिपा है तो वह उसे ढूंढने लगती हैं। साकामोटो छिपते हुए दूर भागता है। वह हर जगह ढूंढने लगती हैं। अंत में साकामोटो एक झूठा एग्जिट का दिखावा कर वहाँ से बच जाता है। फिर कोबाटा की माँ एक टीवी सीरीज देखने के लिए बैठ जाती हैं जिसका एक्टर बिल्कुल साकामोटो के जैसा होता है। साकामोटो हमेशा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर स्कूल पहुंचता है, इसीलिए उसके जिम टीचर को अच्छा नहीं लगता है। वो हमेशा ये कोशिश में रहते हैं कि साकामोटो को आने से पहले वो गेट बंद कर दे, लेकिन लास्ट मोमेंट में किसी तरह वो क्लास में घुस ही जाता था। उसके जिम टीचर इस मौके के तलाश में थे कि वह कब गलती करे और मुझे उसे सजा देने का मौका मिले। वह एक दिन साकामोटो को चैन गैंग के साथ देखें और उनके यहाँ से धुआं उठने लगता है। वो लोग जरूर सिगरेट पी रहे हैं। जब जिम टीचर वहाँ जाते हैं तो वो पाते हैं कि वो लोग बबल्स बना रहे थे, तो उन्हें क्लास में ब्रूम के साथ खेलते हुए पाते हैं, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो लोग छत के धूल को साफ कर रहे हैं। इसी दौरान एक दिन क्लास में पढ़ते समय वो देखते हैं कि साकामोटो क्लास में खा रहा है, तो वो तुरंत उसे क्लास से बाहर निकल जाने की सज़ा सुनाते हैं। उसे सज़ा देकर उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन जब उसे बाहर देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो जानबूझकर क्लास से निकलना चाहता था ताकि बाहर जख्मी पड़ी चिड़िया को खाना खिला सके। आर्ट क्लास के दौरान सभी लड़कियां साकामोटो को अपने पार्टनर के रूप में चुनने के लिए दौड़ती हैं, पर ऐना जीत जाती है और वो दोनों एक दूसरे को ड्रॉ करने लगते हैं। जब साकामोटो अपना उसे ड्राइंग दिखाता है तो वो इतना अजीब होता है कि ऐना दुखी हो जाती है, लेकिन जब वो अपना ड्राइंग को उल्टा कर कर दिखाता है तब वो लोग समझ जाते हैं कि उसने एक खूबसूरत परी का सुंदर ड्राइंग बनाया है। स्कूल में आग लगने से सभी स्टूडेंट और टीचर बाहर निकल जाते हैं। चैन क्लास में ही फंस जाता है। साकामोटो उसे बचाने के लिए वहाँ जाता है और वो खिड़की से नीचे उतारता है और वो खुद अपने बनाए पैराशूट
फ्लोर से नीचे उतरता है, जो कि वो इतना शानदार लग रहा था कि सभी देखकर ताली बजाने लगते हैं। चैन ग्रुप एक गड्ढा बनाते हैं ताकि वहां से गुजरने वाले लोग उसमें गिर जाएं और उन्हें मजा आए। तभी साकामोटो वहां से गुजरता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन साकामोटो नहीं रहता है। वो 3 दिन तक शहर में उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन साकामोटो का कोई पता नहीं चलता है। अंत में हार कर उसी गड्ढे के सामने बैठ जाते हैं। साकामोटो को अचानक गायब होने पर दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि साकामोटो धरती के उस पार चला गया होगा और ब्राजील पहुंच गया होगा। इस कारण चैन भी उसे गड्ढे में कूद जाता है, पर वो कहीं नहीं पहुंचता। बाद में साकामोटो आता है और चैन को निकालता है। हमें पता चलता है कि इस दौरान साकामोटो शहर में ही था, पर डिफरेंट आउटफिट होने की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाया था। चैन को ये देखकर खुशी होती है कि साकामोटो सेफ है। आगे बॉल प्रैक्टिस के दौरान साकामोटो का बॉल कोबाटा के चेहरे पर लग जाती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। साकामोटो उसे उठाकर रखता है, पर उसके नाक से खून निकलना बंद नहीं होता है, जिसके कारण वो अपना शर्ट फाड़कर उसके नाक पर पट्टी बांध देता है। उसके बॉडी को देखकर सभी लड़कियां चौंक कर चिल्लाने लगती हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हायाबुसा को लड़कियों के साकामोटो के प्रति इतना आकर्षित होना अच्छा नहीं लगता है, पर उसका दोस्त मुरियामा साकामोटो को देखकर घबरा जाता है और उसे साकामोटो से दूर रहने को कहता है। लेकिन अब हायाबुसा को उससे मिलने की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। वो साकामोटो के क्लास में जाता है और साकामोटो को स्कूल से बाहर मिलने को बोलता है। हायाबुसा को लगता है कि साकामोटो उससे मिलने नहीं आएगा, इसीलिए वो उसका सामान चुरा लेता है और हायाबुसा उसे वापस लेने को कहता है। साकामोटो को गुस्सा दिलाने के लिए उसके दोस्त कोबाटा का बाल भी काट देता है। आखिरकार हायाबुसा से मिलने चल ही जाता है। उनमें लड़ाई होने ही वाली होती है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। साकामोटो उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो लोग लड़ नहीं रहे थे, बल्कि वो लोग सीमो खेल रहे थे। पुलिस ऑफिसर को ये गेम बहुत पसंद थी, इसीलिए वो रेफरी बनने को तैयार हो जाता है और उनमें कसीमो की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों अपने मूव से एक दूसरे को गिराने के लिए कोशिश करने लगते हैं। हायाबुसा इस गेम को बहुत सीरियसली ले लेता है और वो बहुत फोर्सफुली के साथ साकामोटो पर हमला करने लगता है। तभी साकामोटो एक स्पेशल मूव्स क्रिएट करता है ताकि हायाबुसा उस पे अटैक कंटिन्यू करता रहे। अचानक साकामोटो उसको पुश करता है तो वह एक टैक्सी के अंदर जाकर गिर जाता है और वो हार जाता है। साकामोटो बताता है कि ये इसका स्पेशल मूव्स टैक्सी को बुलाने के लिए करता है। वो लोग साकामोटो से अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगते हैं, तो साकामोटो कहता है कि उससे माफ़ी मांगने की बजाय सिर्फ कोबाटा से माफ़ी मांग ले। और वो लोग कोबाटा के घर कुछ सब्जी लेकर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और इसके बदले कोबाटा और उसकी माँ सबके लिए डिनर तैयार करती हैं। और ये कहानी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट में बताएं।